काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ना सेमीकंडक्टर की कंपनीज समझकर उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे एक्चुअल में उन कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो सेमीकंडक्टर स्पेस से सिर्फ 4 या 5% ही आ रहा होता है। ऐसा ना बहुत होता है कि जब कोई कंपनी सेमीकंडक्टर स्पेस में एंटर करती है ना, तो उसका जो मैनेजमेंट होता है वो उस चीज को ना बहुत हाईलाइट कर देता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि उनकी कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन मिल सके, बेटर वैल्यूएशन मिल सके। पर इसमें ना बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट के कई तरह के इनिशिएटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ना पता होना चाहिए कि जब सेमीकंडक्टर स्पेस में कोई कंपनी काम करती है तो वो किस सेगमेंट में, किस वैल्यू चेन में काम कर रही है और वहाँ कितनी मार्केट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए और इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर स्पेस के कौन से सेगमेंट में काम कर रही है, हम इसकी वैल्यू चेन डिस्कस करेंगे और किन कंपनीज को इस चीज़ का फायदा होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स डिस्कस करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में ये कर रहे हैं और इस बारे में डिस्कस जरूर करेंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है इन कंपनीज को लेकर। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बिल्कुल बीच ही होती है। अब इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रिकल करंट पास हो नहीं सकता, तो इसके रेजिस्टेंस की तो मैं बात क्या करूं, पर जो कंडक्टर होता है ना, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही हाई होती हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। पर सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है, जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जाएगा इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। सेमीकंडक्टर इसी चीज में खास है, इसी चीज से यूनिक हो जाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और कई सारी ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल करंट को पास करता है और जब वो कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती तो करंट पास नहीं करता है। यही चीजें सेमीकंडक्टर को यूनिक बना देती हैं। और आज के टाइम में हमारे सारे ही मेजर सेक्टर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या डिफेंस इंडस्ट्री हो या स्पेस इंडस्ट्री हो, सभी में सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा यूज है। कितने भी बड़े बड़े हाईटेक डिवाइसेस हो, एडवांस डिवाइसेस हो, जैसे भी वो होंगे उनमें उतना ही ज्यादा सेमीकंडक्टर का यूज बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। अब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर में आज के टाइम में ना देखिए यूएस से खड़ा है ताइवान के साथ अगेंस्ट चाइना, और वो यूं ऐसे ही नहीं खड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि आज के टाइम में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर की, उसका एपिसेंटर ताइवान ही है। हमारी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड में बनने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स में से 60% सेमीकंडक्टर की चिप्स सिर्फ टीएसएमसी ही बनाती है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बनाती है। देश की, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी एआई कंपनीज हैं जो नए नए माइलस्टोन्स को छू रही हैं, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं टीएसएमसी को भी जाता है। और यहीं पे आती है बात चैलेंजेस की, सप्लाई चेन की चैलेंजेस की, रिस्क की। देखिए अब क्या है ना, आज के टाइम में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं इसमें। देखिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो सारी की सारी ये है, अब एक ही कंट्री पे डिपेंडेंसी ज्यादा है। ये कोविड के टाइम पे ना सारी दुनिया ने एक्सपीरियंस किया कि एक ही कंट्री की ना डिपेंडेंसी ज्यादा है। ताइवान ही सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर की चिप्स बना रहा है और ये रिस्क आगे जाके बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है ना, उसने तो अपना गोल सेटअप कर लिया है कि वो ताइवान का ना रीयूनिफिकेशन करके ही रहेंगे। तो भैया ये अमेरिका है, ये कब तक ताइवान के साथ खड़ा रहेगा? ये तब तक ही खड़ा हो सकता है जब तक वो ये कोई अल्टरनेट डेवलप नहीं कर लेता, ठीक है ना। और ये रिस्क ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। इसके अलावा भी कई कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे रशिया यूक्रेन का वार हो गया, इजराइल हमास का वार हो गया, इवन जो ट्रेड वार भी है यूएसए एंड चाइना के, इन सब की वजह से ना ये सप्लाई चेन डिसरप्ट होती ही है। और ये दोबारा से इस तरह के कोई वॉर, जैसे यूक्रेन का वार था और ये इजराइल का वॉर था, इस तरह से दोबारा से कभी इरप्ट हुए तो दोबारा से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी ही सेमीकंडक्टर की। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया और कई अदर कंट्रीज ने अपने ही देश में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अगर हम इंडिया में बात करें सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हम एक वेबसाइट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे एक डाटा अवेलेबल है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का आउटले अनाउंस किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम। देखिए इसमें साफ अवेलेबल है कि जो भी कंपनी, जो भी प्लेयर इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए फैसिलिटी सेटअप किया करेगा, उसको 50% का फिस्कल सपोर्ट दिया जाएगा। और जो भी प्लेयर इंडिया में डिस्प्ले फैब्रिकेशन का फैसिलिटी को सेटअप करेगा, उसको भी 50% का फिस्कल सपोर्ट दिया जाएगा।
देखिए अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन की, और इस पे काम करने वाले जो प्लेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ना, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके ग्रोथ की एंड इसके डेवलपमेंट की, ठीक है ना। अगर हम ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो 2023 तक जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट है ये 34.3 बिलियन यूएस डॉलर का था, और ये एस्टिमेट है कि आने वाले कुछ सालों में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर मतलब 2032 तक ये जो मार्केट है ये 100 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा, जो कि 20% CAGR से ग्रो हो रहा है। तो इस हिसाब से आने वाले 10 सालों में ये पूरा का पूरा सेक्टर, ये सेमीकंडक्टर सेक्टर 3 गुना हो सकता है। और इस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनीज हैं, इसमें ऑपरेट करने वाली जो कंपनीज हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो हो सकती हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिया में 3 प्लांट्स को अप्रूवल मिल चुका है। एक टाटा का प्लांट है जो कि फैब्रिकेशन का प्लांट है, ठीक है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्लांट है जो कि गुजरात में है, ठीक है। उसके अलावा एक CG पावर का उसका असेंबलिंग एंड टेस्टिंग का प्लांट है, इसको भी अप्रूवल मिला है, CG पावर का जो गुजरात में है। और इसके अलावा टाटा का एक और प्लांट है जो कि टेस्टिंग एंड असेंबली का ही प्लांट है, जो कि असम में है। यानी कि एक हमारा फैब्रिकेशन का प्लांट है जो कि टाटा का है, और 2 हमारे टेस्टिंग एंड असेंबलिंग के लिए प्लांट है, इन दोनों को भी अप्रूवल मिला है। तो अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन पर बात करेंगे, और कौन से सेगमेंट पे कौन सी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस वैल्यू चेन में वो कंपनीज आती हैं जो कि सेमीकंडक्टर के नए प्रोडक्ट्स और की नई टेक्नोलॉजीज को डिजाइन करती हैं, और ये डिजाइन करते हुए ध्यान रखा जाता है कि मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी है, और एट द एंड इन डिवाइसेस में कितना सेमीकंडक्टर और कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होना है, और कितना बड़ा मार्केट साइज बन सकता है इसका। आपको एक डाटा बताऊं तो आपको उसको जान के हैरानी होगी कि 15 से 20% मार्केट शेयर इस पूरी एंटायर वैल्यू चेन का सिर्फ रिसर्च पार्ट ही होल्ड करता है, और 50% मार्केट शेयर सिर्फ डिजाइन पार्ट ही होल्ड करता है। तो पूरा मिलाया जाए तो ये R&D पार्ट ही 65 से 70% मार्केट होल्ड करता है इस एंटायर वैल्यू चेन का, और इस पे बहुत ही कम कंपनीज ऑपरेट करती हैं। तो देखिए क्या है कि आज के टाइम में सिर्फ इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, TSMC जैसी कंपनीज ही इस सेगमेंट में काम कर रही हैं। इंडिया में तो कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो इस सेगमेंट में काम कर रहा हो। तो इंडिया के लिए ये 65 से 75% का जो ये मार्केट है ना इस एंटायर वैल्यू चेन में, इस सेगमेंट बिल्कुल उनके लिए खाली ही है। तो आज के टाइम में बस एक न्यूज आई है जो कि सांख्या लैब, जिसको तेजस नेटवर्क होल्ड करता है, इसको अप्रूवल मिल चुका है अंडर सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड स्कीम टू मैन्युफैक्चर टू डेवलप सिस्टम ऑन चिप फॉर 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स। तो पहला स्टॉक हमारी तरफ से निकल के आता है तेजस नेटवर्क। तो इस स्टॉक को हम अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं, जिसकी पहली वजह है कि सांख्या लैब्स को अप्रूवल मिलना अंडर DLI स्कीम। दूसरी वजह यह है कि इंडियन गवर्नमेंट का चाइनीज टेलीकॉम इंपोर्ट्स को बैन करना। तीसरी वजह यह कि तेजस नेटवर्क का ट्रस्टेड सप्लायर की लिस्ट में ऐड होना। और चौथी वजह ये कि इंडियन गवर्नमेंट्स के एग्रेसिव टारगेट्स होना टेलीकॉम एक्सपोर्ट्स को लेकर। और ये जो कंपनी है तेजस नेटवर्क, जिसके पास 335 पेटेंट है और इसकी ऑर्डर बुक 8,221 करोड़ की हो चुकी है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि टाटा ग्रुप की पेरेंटेज। तो ये सब वजहें हैं जिनकी वजह से हमारे को तेजस नेटवर्क को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे सेगमेंट पे, जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें प्रोडक्शन होती है सेमीकंडक्टर की। देखिए वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, इसको कहते हैं वेफर फैब्रिकेशन। तो इसके अंदर कई सारे स्टेप हैं छोटे छोटे, जैसे कि वेफर प्रिपरेशन, इचिंग, डोपिंग, लिथोग्राफी। बट हमारे को हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, बस हमारे लिए इतना ही जानना काफी है कि जो R&D है, R&D के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन में, वो आता है वेफर फैब्रिकेशन, ठीक है। और जो कि पूरी एंटायर वैल्यू चेन का 24% मार्केट शेयर होल्ड करता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, जो कि फाइनल स्टेज है, फाइनल सेगमेंट है, जिसको हम कहते हैं OSAT, आउटसोर्स असेंबलिंग एंड टेस्टिंग। एक्चुअली ये असेंबलिंग एंड टेस्टिंग का ही सेगमेंट है। इसमें एक्चुअली पैकेजिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है सेमीकंडक्टर की। देखिए जो भी चिप्स
डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन को मीट करती हैं उनको मार्केट में उतार दिया जाता है, और जो भी चिप्स डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करती हैं उनको डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये पूरी एंटायर वैल्यू चेन का 10% मार्केट शेयर होल्ड करता है ये सेगमेंट। और इससे हमारा एक स्टॉक निकल के आता है सीजी पावर। तो सीजी पावर रेलवे एंड पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी ये सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भी एंटर कर चुकी है। बड़ी मार्केट कैप है 1,09,862 करोड़ की, और फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती है। इसका आरओई 35% का एंड आरओसीई 47% का है। देखिए बस इसका स्टॉक ना ऑल टाइम हाई पे है, फ्रेश एंट्री के लिए हम सोच नहीं सकते, क्योंकि ऐसे सेटअप में ना ये जो कंपनी है ना, मतलब ये स्टॉक है जो ये लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी अपने रिवेन्यूज को तेजी से जनरेट नहीं कर सकती, वो बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेश एंट्री के लिए हम नहीं सोच सकते, कभी ये कूल डाउन हो, कभी डिप पे मिले, तब इसके बारे में सोचा जा सकता है। बाकी हम असेंबलिंग एंड टेस्टिंग की अगर बात करें तो बहुत सारी कंपनीज के ना अप्रूवल पेंडिंग है। उनमें से एक स्टॉक है, एक मेरा फेवरेट स्टॉक है, वन ऑफ माय फेवरेट, केन्स इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। केन्स टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, रेलवे, इन सारे सेक्टर में काम करती है, और मार्केट कैप इसकी 25,000 करोड़ रुपए की है, और फंडामेंटली ठीक ठाक। इसका आरओई 10% का एंड आरओसीई 14.5% का है। कंपनी पिछले 3 सालों से अपने रिवेन्यूज को 62% के सीएजीआर से ग्रो करती आ रही है, और अपने प्रॉफिट्स को 166% के सीएजीआर से ग्रो करती आ रही है पिछले 3 सालों से। देखिए, और उसके मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो अप्रूवल है वो फाइनल स्टेज पर है। तो कंपनी ने ना पीसीबी बोर्ड्स में भी काम करना शुरू कर दिया है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो ये इनका असेंबलिंग एंड टेस्टिंग का और ये पीसीबी बोर्ड्स का जो इनिशियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये 1-2 साल से शुरू हो जाएगा, और आने वाले 5 सालों में ये अपनी फुल कैपेसिटी से इस पे काम करने लग जाएंगे। बाकी सिर्फ रिस्क एक है कि अगर इसको अप्रूवल ना मिला तो ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है उस चीज को ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। बाकी वैसे कंपनी बढ़िया है, अप्रूवल मिल जाएगा, उम्मीद तो पूरी है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे उस सेगमेंट की, जो सेकंड सेगमेंट था हमारा पूरी एंटायर इसका सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का, वेफर फैब्रिकेशन का। तो ना इस वेफर फैब्रिकेशन में ना इनडायरेक्टली बहुत सारी कंपनीज ना काम करती हैं। तो आज उनमें से ही हम एक स्टॉक की बात करेंगे, इनको मतलब प्रॉक्सी स्टॉक्स की बात करेंगे, प्रॉक्सी प्लेयर्स की बात करेंगे। तो पर हम ऐसी कंपनी उठाएंगे जो कि पहले से ही अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो उसका, उसमें अच्छा परफॉर्म कर रही हो। क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर की ग्रोथ का इसको फायदा ना भी हुआ तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ना ये गलत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम ऐसी कंपनी को ही उठाएंगे जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो आज का चौथा स्टॉक हमारा रहने वाला है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी इंडस्ट्रियल गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में एक्सपर्टाइज रखती है, और सेमीकंडक्टर में यूज होने वाली गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन से इस कंपनी को डेफिनेटली कोई ना कोई फायदा जरूर होने वाला है। देखिए, जब बात आती है क्रायोजेनिक टैंक्स एंड इक्विपमेंट्स की तो ये कंपनी उसमें वर्ल्ड लीडर है। इवन ग्रीन हाइड्रोजन के अडॉप्शन से इस कंपनी को डेफिनेटली कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जब ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, इसके ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की या हैंडलिंग की, ये बिना क्रायोजेनिक टैंक्स एंड इक्विपमेंट्स के पॉसिबल है ही नहीं। ये कंपनी ने अपने देश के एलएनजी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अदानी ग्रुप के साथ भी हाथ मिला लिया है। ये अदानी टोटल गैस के 3 स्टेशंस को सेटअप कर रही है। इवन इसरो के भी कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में ये कंपनी काम कर रही है। तो ये सारी वजहें थी जिस वजह से हमने इस कंपनी को अपनी लिस्ट में ऐड किया। नाउ हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स। एमी ऑर्गेनिक्स को अपनी लिस्ट में ऐड करने की जो वजह है उसमें से एक वजह यह है कि इसने बाबा फाइन केमिकल्स को एक्वायर कर लिया है, कि जो ये कंपनी सेमीकंडक्टर में यूज होने वाले केमिकल, एक फोटो रेजिस्ट केमिकल्स को बनाती है, और ये केमिकल यूज होता है लिथियम आयन बैटरीज में। देखिए, इस वजह से ना ये बहुत ही खास बेनिफिशियरी बन जाती है सेमीकंडक्टर की। एंड इसके अलावा अगर सेमीकंडक्टर की ओर से इसको फायदा नहीं भी हुआ तो लिथियम आयन बैटरीज वाले सेक्शन से इसको फायदा होने ही वाला है। और ये वर्ल्ड की एक लौती ऐसी कंपनी बन चुकी है, बस चाइना को साइड कर दीजिए, जिसने इन हाउस इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स को डेवलप कर लिया, और इससे इसको अच्छा खासा बिजनेस आना भी शुरू हो गया है। और 2025 इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये अपनी कैपेसिटी को रैंप अप करने वाले हैं, एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये अपनी इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव की कैपेसिटी को 100% तक बढ़ा देंगे। देखिए, ये सारी वजहें थी जिस वजह से हमने अपनी लिस्ट में इस कंपनी को ऐड किया। नाउ हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जिसको सेमीकंडक्टर के ग्रोथ से जरूर फायदा हो सकता है। यह कंपनी हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील्स एंड पाइप्स को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड।
इसके पाइप्स एंड ट्यूब्स बहुत ही जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज हो रहे हैं, रिफाइनरीज में, हीट एक्सचेंजर्स में, पावर प्लांट्स में, इवन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहे हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी यूज हो रहे हैं। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसने अपने पिछले 3 सालों में अपने रिवेन्यू को लगभग 37% के CAGR से ग्रो कर लिया है और इसके प्रॉफिट्स भी 54% के CAGR से ग्रो हो चुके हैं पिछले 3 सालों से। जबरदस्त कंपनी है। इसको हाल ही में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर से एक ऑर्डर मिला है जो कि अपने प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं गुजरात में। तो हमने जैसे पहले भी बात करी थी, या तो वो टाटा ग्रुप से इनको ऑर्डर मिला होगा या तो CG पावर से इनको ऑर्डर मिला होगा, क्योंकि उन्हीं को अप्रूवल मिला है गुजरात में प्लांट सेटअप करने का। इसके अलावा इस कंपनी ने रिलायंस एंड अदानी को भी ऑर्डर के लिए अप्लाई किया है, जो कि हाल ही में शायद इसको अप्रूवल मिल भी जाए जल्दी से। तो हमें इस कंपनी का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर की ग्रोथ का इस कंपनी को डेफिनेटली कोई ना कोई फायदा हो सकता है, और ना भी हुआ तो इसका एग्जिस्टिंग बिजनेस ही बहुत ही जबरदस्त है। नाउ हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। देखिए क्या है ना कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अल्ट्रा क्लीन वाटर की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो हम वाटेक वाबैग लिमिटेड को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जिसकी ऑर्डर बुक लगभग 11,484 करोड़ रुपए की है, जो कि इसके रेवेन्यू से लगभग 3 गुना है। ठीक है, जबरदस्त कंपनी है। कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसने एक यूरोपियन एंटिटी के साथ भी कुछ डाइवेस्टमेंट किया था, जिससे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफी बढ़ते हुए नजर आए, लगभग 13% के इस वक्त हो चुके हैं। ठीक है ना। तो ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को, सेमीकंडक्टर सेक्टर को, ये अल्ट्रा क्लीन वाटर प्रोवाइड करने के लिए नए नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, तो ये थे कुछ स्टॉक्स। इसके अलावा भी हमें कई स्टॉक्स को स्टडी कर लेना चाहिए, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजीज, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। बट इस वीडियो के लिए इतना ही काफी था। ठीक है ना। आपको वीडियो सही लगे तो लाइक जरूर करना, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा।